बीएससी थर्ड ईयर। आज हम फ्रूट डेवलपमेंट और फ्रूट राइपनिंग के बारे में बात करेंगे। आप सब लोग जानते हैं कि प्लांट्स पे जो भी फ्लावर्स होते हैं उनमें जब पॉलिनेशन हो जाता है तो उससे फ्रूट का डेवलपमेंट होता है। जब भी सक्सेसफुल पॉलिनेशन होगा तो कुछ चेंजेस होते हैं फ्लावर्स के अंदर, जैसे कि कुछ जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो झड़ जाते हैं, खास करके जो एसेसरी वर्ड्स मतलब जो सहायक चक्र होते हैं वो झड़ जाते हैं। कैलिक्स है, कॉरुला है, एंथर्स का भी अब काम ख़त्म हो गया तो वो भी झड़ जाते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट पार्ट्स जो फ्लावर के पार्ट्स होते हैं उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं वो देखते हैं। जाइगोट जो है, जो फर्टिलाइजेशन के बाद में बनता है, वो एम्ब्रियो फॉर्म करता है डिवाइड करके, जिस भी प्रकार का उसका जीनोटाइप है उसके हिसाब से। जो एम्ब्रियो सैक में भ्रूण कोश के अंदर जो सेंट्रल सेल होता है वो भ्रूण पोष या एंडोस्पर्म बनाता है। बाद में ओव्यूल जो है वो बीज में डेवलप होता है। बाहर के जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं वो सीड कोट बनाते हैं। अंदर का जो पार्ट्स होते हैं उसमें डिफरेंट संरचनाएं का विकास होता है, फॉर एग्जांपल एम्ब्रियो का, एंडोस्पर्म का, और सीड कोट डेवलप होता है। पूरा ओवरी से जो है वो फ्रूट का या फल का निर्माण होता है। अब ये जो प्रक्रिया है ओवरी से फ्रूट के डेवलपमेंट की, इसमें 3 मेन स्टेप्स होते हैं। उसमें पहला है इनिशिएशन ऑफ द फ्रूट फॉर्मेशन या फ्रूट सेट, जिसको हम बोलते हैं फल आरंभन। मीन्स जो स्टिमुलस है उससे फ्रूट का जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे शुरू होता है। दूसरा पार्ट है फल वृद्धि, ग्रोथ ऑफ द फ्रूट। तीसरा पार्ट होता है राइपनिंग ऑफ द फ्रूट या फल पक्वन। फ्रूट सेटिंग का जो मेनली जो है बेसिकली अगर हम देखें तो ये जो प्रक्रिया होती है वो वहीं से शुरू हो जाती है जबकि फ्लावर में ओवरी का डेवलपमेंट शुरू होता है। और एक एंथेसिस की स्टेज होती है जिसको हम बोलते हैं पुष्प जब खिलता है, जब एंथर्स बाहर निकलते हैं उसको एंथेसिस का स्टेज बोलते हैं। तो अगर देखा जाए तो एंथेसिस से पहले मतलब पुष्प के पूरा खिलने से पहले ही ये जो प्रक्रिया होती है फ्रूट सेटिंग की ये शुरू हो जाती है। जो उसमें सेल्स होते हैं ओवरी के, उसमें थोड़ा थोड़ा डिविजन होना शुरू हो जाता है। पर मेन जो स्टिमुलस होता है फ्रूट सेटिंग के लिए वो मिलता है पॉलिनेशन से। जब अगर पॉलिनेशन सक्सेसफुल हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया, पॉलिनेशन सक्सेसफुल का मतलब ये है कि फर्टिलाइजेशन हो गया है। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे आए, पॉलन ट्यूब बना, उसमें से गेमीट्स निकल करके जहाँ भी उनको जाना है एक सेल के साथ में, सेंट्रल सेल के साथ में फ्यूज़ हुआ, ये सक्सेसफुल पॉलिनेशन है। तो ये ज़रूरी होता है। बहुत सारे प्लांट्स में ऐसा भी होता है कि फर्टिलाइजेशन हो या नहीं हो, खाली पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो जब स्टिग्मा पे आ जाते हैं, लैंड करते हैं और पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये जो पॉलिनेशन का स्टिमुलस होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ लेकिन ये स्टिमुलस जो है वही फ्रूट सेटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। जब इसका स्टडी किया तो ऐसा देखा गया कि पॉलन ग्रेन्स के अंदर जो होता है ऑक्सिन्स काफ़ी मात्रा में होते हैं, कुछ मात्रा में जिब्रोलिन्स भी होते हैं। तो ये उनको एक्स्ट्रा डोज देते हैं ओवरी को ताकि ओवरी का ग्रोथ स्टार्ट हो जाए। ठीक है, और बेसिकली जिब्रोलिन्स जो होते हैं वो सेल का बड़े होने में, साइज़ का बढ़ने में मदद करते हैं। और इससे पहले जब ये स्टिमुलस नहीं होता उससे पहले जो ग्रोथ होती है वो ऑक्सिन में जो होते हैं ओव्यूल्स में पहले से प्रेजेंट होते हैं, उनमें भी सिंथेसाइज होते हैं, तो उसकी वजह से वो ग्रोथ होती है। ठीक है, और ये जो ओव्यूल में जो ऑक्सिन्स बनते हैं ये फूल के खिलने से पहले ही बनना शुरू हो जाता है। जस्ट जब पुष्पन होता है या फूल खिलता है, एंथेसिस जब होता है, उस समय पे इनका लेवल जो ऑक्सिन का है वो कम हो जाता है और थोड़ी देर के लिए जो ग्रोथ होती है वो एक तरह से रुक जाती है। ठीक है, और दोबारा से कब स्टार्ट होगी, जब पॉलिनेशन का स्टिमुलस मिलेगा। तो जैसे ही पॉलिनेशन का स्टिमुलस मिलता है तो पॉलन का ऑक्सीजन का मात्रा जो होती है वो बढ़ जाती है अंदर पूरा ओवल के अंदर। इसके साथ साथ में 2-3 एक्टिविटीज़ होती हैं। सेपल्स पेटल्स गिर जाएंगे बिकॉज अब उनका ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेटल्स का काम होता है अट्रैक्ट करना, और अब उसकी ज़रूरत नहीं होती तो वो झड़ जाते हैं। इथिलीन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इथिलीन जो है इसको हम बोलते हैं मेचुरेशन हार्मोन है, राइपनिंग हार्मोन है, जो बाद में इसकी ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे उसमें जो रेस्पिरेशन की रेट होती है वो भी बढ़ जाती है। अब एंथेसिस से पहले जो फ्रूट डेवलपमेंट होता है उसको ज़रा देखें। जो ओवरी के सेल्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से डिवाइड करते हैं, और क्योंकि उसके अंदर हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है ओवरी के अंदर।
लेकिन एक बात जब इंटरेस्टिंग आप पीछे की इमेज है उसमें देखेंगे कि जब ये सब चीज़ें हो रही होती, जब सेल डिविजन होता है तो ओवरी का साइज़ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है, बहुत कम परिवर्तन होता है। आपने अगर घर में कभी पौधे लगाए हों तो आप में देखते होंगे, नोटिस करते होंगे कि इनिशियली जो फ्रूट का साइज़ बढ़ता है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, हमको लगता है अरे बढ़ ही नहीं रहा, लेकिन बाद में अचानक से उसमें ग्रोथ होती तेज़ी से। ठीक है, एंथेसिस के टाइम पे क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज़ हो गया तो ग्रोथ थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, पॉलिनेशन के बाद में फिर से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब जो ग्रोथ होता है इनका, ये ग्रोथ दो तरह की होती है। कुछ प्लांट्स के अंदर सिग्मोइड कर्व होता है ये बेसिकली, लेकिन कुछ प्लांट्स में एक सिग्मोइड कर्व बनता है फ्रूट ग्रोथ, कुछ में दो बनते हैं, मतलब डबल, एक बार ग्रोथ बढ़ती है फिर दोबारा से एक बार और से ग्रोथ तेज़ी से इंक्रीज होती है। ये जो इनिशियल आप जो एस शेप में नीचे का बेस पार्ट देख रहे हैं वो पार्ट है जबकि ओवरी में सेल डिविजन्स होते हैं और बहुत ज़्यादा साइज़ में इंक्रीज़ नहीं होता, फिर अचानक से साइज़ में इंक्रीज़ होता है तो ये आपको स्ट्रेट एक डायगनली दिखता है। फिर ऊपर जा कर के जब राइपनिंग का फेज़ आता है उस समय पे फिर से इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो हो जाती है। ठीक है, टोमेटो में, नींबू में, बनाना में ये इस तरह का सिग्मोइड कर्व दिखता है। और जो स्टोन फ्रूट्स होते हैं, अंजीर है, अंगूर है, इनके अंदर डबल सिग्मोइड कर्व दिखते हैं, तो दो ग्रोथ कर्व्स होते हैं। सो ग्रोथ फ्रूट्स में होती है सेल डिविजन के द्वारा। दूसरा जो फेज़ होता है उसमें होता है सेल एनलार्जमेंट होता है। सेल एनलार्जमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो फ्रूट की नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल नाशपाती है, उसमें अलग तरह से फ्रूट का साइज़ बढ़ता है, उसका सेल्स उस हिसाब से बढ़ते हैं। बनाना है, उसमें सेल्स थोड़ा लंबाई में बढ़ते हैं, उस तरह से होता है। सेल डिविजन जो इंक्रीज़ होती है, ग्रोथ जो होती है, वो बेसिकली साइटोकाइनिन की वजह से होती है जो कि एंथेसिस से पहले होता है। ठीक है, और एनलार्जमेंट बाद में होता है। इसके साथ में ही जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जब सेल, क्योंकि सेल डिवीजन भी हो रहे हैं, सेल एनलार्जमेंट भी हो रहा है, तो नेचुरली सेल कंटेंट्स आपको बनने के लिए मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए जो मोबिलाइजेशन होता है फूड मटेरियल का, जो रिक्वायरमेंट होती जो फ्रूट की तरफ जाती है, फ्रूट डेवलपिंग फ्रूट एक सिंक की जैसे काम करता है। ठीक है, एक सोर्स होता है, एक सिंक होता है। तो सोर्स क्या होता है, पत्तियाँ होती हैं जो फूड मटेरियल बनाती हैं, और फ्रूट्स जो डेवलपिंग फ्रूट है वो एक सिंक है, और वहाँ पर जो मटेरियल जाता है, ट्रांसफ़र होता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में जाता है, जिसमें मुख्य रूप से तो शुगर्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जो वहाँ पर जाते हैं। ठीक है, और इसमें साइटोकाइनिन का भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जहाँ पर भी साइटोकाइनिन्स होते हैं वहाँ पर एक्टिव ग्रोथ होती है, और वो जो रीजन होता है साइटोकाइनिन जहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है वहाँ के आसपास में वो सिंक की जैसे काम करता है, तो बहुत तेज़ी से दूसरी जगह से मटेरियल वहाँ पर डाइवर्ट होता है। पत्तियों से तो डाइवर्ट होता ही है, लेकिन जो सैपल झड़ रहे हैं, जो पेटल्स झड़ रहे हैं, जो पोलन्स होते हैं, उनसे भी जो झड़ जाते हैं, उनसे झड़ने से पहले उनसे भी फूड मटेरियल जो है वो फ्रूट की तरफ डाइवर्ट होता है। अब जो भी कंपोनेंट्स है उसका क्या इम्पैक्ट होता है, जैसे सीड है तो सीड का फ्रूट ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट होता है, ऐसा कुछ रिसर्च किया उन्होंने, एक्सपेरिमेंट्स किए कि जब अगर ओवरी में से आप पूरे के पूरे बीज निकाल देते हैं यदि, तो फ्रूट का ग्रोथ रुक जाता है। दैट मीन्स ओव्यूल या जो बीज होते हैं वो कुछ ना कुछ उनको कुछ रिक्वायरमेंट देते हैं, जैसे हार्मोन्स देते हैं, तो इनके अंदर ऑक्सीजन जो जिब्रेलिन्स होते हैं जो उनको प्रमोट करते हैं ओवरी की ग्रोथ को। अगर कुछ भी सीड होंगे तो ग्रो करेगा, अगर लेकिन बिल्कुल भी एक भी सीड नहीं है तो नहीं ग्रो करेगा। जो इसमें विशेष रूप से एंडोस्पर्म जो सीड्स का होता है, ये न्यूट्रिटिव मटेरियल होता है, तो एंडोस्पर्म्स के अंदर साइटोकाइनिन्स होते हैं काफ़ी मात्रा में, वो साइटोकाइनिन्स एज अ सोर्स ऑफ सिंक काम करते हैं, तो फूड मटेरियल की तरफ डाइवर्ट होता है, फ्रूट डेवलप होती है। एप्पल और चेरी में ऐसा देखा गया कि इसमें साइटोकाइनिन्स होते हैं और फ्रूट ग्रोथ को, इसके अलावा साथ में ऑक्सीजन और जिब्रेलिन्स भी पाए जाते हैं। अगर हम थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स करें तो इसमें जो पोलन ग्रेन से जो ऑक्सीजन आ रहे हैं उसको कई बार हम, या पॉलिनेशन से जो स्टिमुलस मिलता है, आप हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं अगर हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करें एक्सटर्नली। पोलन ग्रेन्स को नहीं डालें स्टिग्मा पर, उसकी जगह कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन देते हैं, तो जो फ्रूट का ग्रोथ है वो हो सकता है। दैट मीन्स कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो उस स्टिमुलस को रिप्लेस कर सकते हैं।
इसी तरह से पोलेंस में जिब्रेलिन्स भी होते हैं, तो कई कुछ कुछ प्लांट्स में अगर हम जिब्रेलिन्स देते हैं तभी भी उस जो फ्रूट का ग्रोथ होता है वो हो सकता है। जिब्रेलिन्स बेसिकली मेनली सेल एनलार्जमेंट में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। और इन फिगर में आप देखेंगे अलग अलग टाइम पे अलग अलग हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है घटता है, इस तरह से होता है। आप ग्रेप्स में साइटोकाइनिन्स अगर देते हैं तो आप पार्थिनोकार्प इंड्यूस कर सकते हैं। रोज़ के अंदर अगर आप चाहें फ्रूट डेवलपमेंट करना तो आप एब्सिसिक एसिड आपको देना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से होता है। तो साइटोकाइनिन्स हेल्प करते हैं मोबिलाइजेशन में और सेल डिविजन के अंदर। एनलार्जमेंट बेसिकली जिब्रेलिन्स के कारण से होता है, कुछ पार्टली एनलार्जमेंट जो सेल्स का होता है वो ऑक्सिन्स के कारण होता है। एक बार जब एनलार्जमेंट फूड का कंप्लीट हो जाए, जब साइज़ पूरा मेच्योरिटी के आसपास में आ जाए, उसके बाद में फिर राइपनिंग का प्रोसेस शुरू होता है। राइपनिंग प्रोसेस में जो फल पक्वन जिसको हम बोलते हैं एग्जैक्टली, वो प्रक्रिया है जिसमें कि फ्रूट के अंदर गुणात्मक परिवर्तन होता है। मीन्स साइज़ वही रहेगा, साइज़ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, लेकिन उसका क्वालिटी में चेंज हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। अगर बहुत हार्ड है फ्रूट तो शायद थोड़ा सॉफ्टनिंग हो जाएगी उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, उसका स्मेल चेंज हो जाएगी। ये सब चेंजेस जो हैं राइपनिंग के अंदर आते हैं। सो इट इज़ क्वालिटेटिव चेंज इन द फ्रूट, जो कि लास्ट स्टेज में होता है, साइज़ में इंक्रीज नहीं होता। सो वन ऑफ द थिंग्स जो बहुत कॉमनली देखने को मिलती है फ्रूट्स के अंदर राइपनिंग के दौरान, वह है गूदे का मृदुकरण या सॉफ्टनिंग ऑफ द पल्प। उसके अंदर मुख्य रूप से हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे पैक्टोलिटिक एंजाइम होते हैं, जो प्रोटोपैक्टेनिक होता है, जो इंसॉल्युबल होता है बेसिकली शुरू में, और उसको कन्वर्ट हो जाता है वो सॉल्युबल पैक्टिक सब्सटेंसेस में। तो जो वॉल होती है बीच की, जो उनको सीमेंटिंग करती है सेल्स को, वो ख़त्म हो जाती है, तो नेचुरली सेल्स अलग अलग हो जाते हैं, तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है फ्रूट। उसके अलावा कुछ सेल के कंटेंट्स जो होते हैं उनका हाइड्रोलिसिस भी होता है, सेलुलोज का भी डिग्रेडेशन होता है। तो बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स उस पर काम करते हैं, जिसकी वजह से सॉफ्टनिंग होती है। दूसरा जो परिवर्तन होता है वो ये होता है कि इनिशियली जो यंग फ्रूट होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोफिल मेन एक कंपोनेंट होता है, लेकिन ग्रेजुअली वो क्रोमोप्लास्ट में बदल जाते हैं। क्रोमोप्लास्ट मीन्स जिनके अंदर की कलर्ड मटेरियल्स होते हैं, क्लोरोफिल नहीं होता, कैरोटीन्स हो सकते हैं, ज़ैंथोफिल्स हो सकते हैं, ये होते हैं उसमें। तो टोमेटो का जैसे बड़ा प्रोमिनेंटली आपको दिखता है कि ग्रीन कलर के होते हैं, देन दे ग्रेजुअली टर्न वाइट, उसके बाद में येलो ग्रीन हो जाएगा, बिकॉज उसमें ये केमिकल्स होते हैं, कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल्स होते हैं। ऑरेंज रेड कलर का हो जाएगा, फाइनली रेड कलर का होता है। जो रेड कलर होता है वो बेसिकली लाइकोपीन की वजह से होता है, जो साइटोप्लाज्म में होता है, पर इसके अलावा ये भी होते हैं। तो क्लोरोफिल भी डिसइंटीग्रेट होना शुरू करता है, उसके लिए क्लोरोफिलेज एंजाइम एक्टिव हो जाता है, जो क्लोरोफिल डिग्रेडिंग एंजाइम होता है। इसी तरह से स्ट्रॉबेरी और एप्पल में कुछ और पिगमेंट्स डेवलप होते हैं, जैसे एंथोसाइनिन्स डेवलप होते हैं। जो आपको जो कलर दिखता है एप्पल का ऊपर से, वो एंथोसाइनिन की वजह से होता है। पपीते में कैरोटीन्स का अकमुलेशन होता है, तो आपको येलो ऑरेंजिश कलर दिखता है। बनाने में क्लोरोफिल होता है, बट क्लोरोफिलेज एंजाइम से उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, तो वो वाइटिश कलर का हो जाएगा, क्लोरोफिल गायब हो जाएगा उसमें से, ऐसा होता है। देन जो एक और इम्पॉर्टेंट जो बहुत मेजर चेंज होता है वो है टेस्ट और एरोमा का चेंज फ्रूट में। टेस्ट जो भी स्टोर्ड पाउडर मटेरियल इनिशियली जो होते हैं वो जनरली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मेनली स्टार्च वगैरह, जो कि कन्वर्ट हो जाते हैं डिफरेंट तरह के शुगर्स में। उसके अलावा उसमें कीटोन्स डेवलप हो जाते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जो कि उनको अरोमा प्रोवाइड करते हैं। अरोमा में और भी चीज़ें होती हैं, जैसे फिनोल्स हैं, अल्कोहल्स हैं, एल्डिहाइड्स हैं, ईथर्स हैं, लैक्टोन्स हैं, ये सब प्लस शुगर्स। और शुगर्स में मेन शुगर तो जो होती है वो फ्रक्टोज होती है, पर इसके अलावा और भी शुगर्स इसमें हो सकते हैं। मेन कंपोनेंट लेकिन फ्रक्टोज होता है। तो ये सब मिलकर के उसको एक हर फ्रूट का जो स्पेसिफिक एक टेस्ट होता है, एक फ्लेवर होता है, वो आपको मिलता है इनसे। रेट ऑफ राइपनिंग हर फ्रूट की डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल नींबू को अगर देखेंगे तो उसका राइपनिंग जो होता है वो बहुत स्लो होता है, और धीरे धीरे इसके कसाले जो कड़वे से सब्सटेंसेस होते हैं वो कम होते जाते हैं। बनाना का जो राइपनिंग होती है वो बहुत फास्ट होती है, एप्पल का इंटरमीडिएट मान सकते हो। तो सो डिफरेंट फ्रूट्स में रेट ऑफ राइपनिंग इज़ डिफरेंट।
ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म अगर हम देखें तो दो तरह का मेटाबॉलिज्म आपको दिखता है फ्रूट में, राइपनिंग में। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसमें कि एक पर्टिकुलर फेज़ में स्पेसिफिक टाइम पर उनका रेस्पिरेशन का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इनको एक पीक आती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, तो उसको बोलते हैं क्लाइमेट्रिक पीक। एप्पल में, बनाना में, ग्रेप्स में आपको देखने को मिलेगा। और कुछ होते हैं फिर नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट जिसमें कि ऐसा नहीं होता, जैसे नींबू है, ग्राउंडनट है, इसमें कोई रेस्पिरेशन के चेंज में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है। पीक कब आएगा ये अलग अलग फ्रूट्स में डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल एप्पल में, बनाना में ये जो पीक होता है ये उस समय पे आता है जब आप फ्रूट को जिस स्टेज पे खाते हो उसे थोड़ा पहले, ठीक है। और नाशपाती वगैरह जैसे टाइप के फ्रूट्स हैं, स्टोन फ्रूट है, उसके अंदर जब खाते हो आप उसको, फ्रूट को एडिबल स्टेज में होता है, बेस्ट स्टेज में, उस समय पर उसका पीक, क्लाइमेट्रिक पीक आता है। और ये जो रेस्पिरेशन की रेट होती है इसमें इम्पॉर्टेंट रोल होता है इथिलीन जो हार्मोन होता है उसका। और ख़ास करके फ्लेशी फ्रूट्स जो होते हैं जिसमें कैरोटीन्स काफ़ी मात्रा में होते हैं, उनके अंदर ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इथिलीन राइपनिंग के अंदर। और रेस्पिरेशन रेट में एक वो भी होता है कि इसका एटीपी और एडीपी का अनुपात जो होता है वो बहुत मैटर करता है रेस्पिरेशन रेट में। अगर एटीपी और एडीपी का रेशो कम है, मीन्स एटीपी कम है, तो रेस्पिरेशन रेट तेज़ी से बढ़ती है। और इसमें फ्रक्टोज का इंपॉर्टेंट होता है, फ्रक्टोज कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में साइटोप्लाज्म के अंदर। तो अपरेंट कॉन्सेंट्रेशन जो है फ्रक्टोज की साइटोप्लाज्म में कम हो गई, तो फ्रक्टोज जो है वैक्यूल से साइटोप्लाज्म में आता है, तो एक ये फ्लो बन जाता है और फ्रक्टोज जो है वो कन्वर्ट होता रहेगा, फिर वो ऑक्सीडाइज होता रहेगा, तो रेस्पिरेशन का रेट बढ़ता रहता है, ठीक है। बहुत सारे फ्रूट्स में जब क्लाइमेट्रिक रेस्पिरेशन का रेट बढ़ता है उसके साथ साथ में मैसेंजर आरएनए का संश्लेषण, सिंथेसिस भी बढ़ जाता है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है क्योंकि उस समय पे ये राइपनिंग का फेज़ होता है तो बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम चाहिए होते हैं, उनका एक्टिविटी रिक्वायर्ड होती है वहाँ पर, तो उनसे रिलेटेड जो भी मैसेंजर आरएनएज हैं वो डीएनए से सिंथेसाइज होते हैं, सो दैट उनका एंजाइम्स का सिंथेसिस हो। फॉर एग्जांपल पैक्टिनेज, सेलुलेज, क्लोरोफिलेज, पॉलीग्लिसरेडेज, लाइपेज, ये ब्रेक डाउन एंजाइम है। तो ये सारे जो एंजाइम होते हैं बिसाइड्स रेस्पिरेशन से संबंधित जो एंजाइम्स होते हैं वो भी होते हैं, तो उनके एंजाइम्स भी एक्टिव हो जाते हैं या उनका एंजाइम्स से रिलेटेड मैसेंजर आरएनए भी बनता है। तो एक स्टेज पर मैसेंजर आरएनए का रेट जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। अगर रेस्पिरेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई है तो प्रोटीन्स का सिंथेसिस कभी कभी नहीं होता है, ठीक है। राइपनिंग के लिए हार्मोन मेनली तो इथिलीन ही है, और कभी कभी इसमें कुछ फ्रूट्स के अंदर एब्सिसिक एसिड जो होता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है जो कि उसमें रोल प्ले करता है। इथिलीन का ये है कि इथिलीन में ऑटो कैटालिसिस होता है। ऑटो कैटालिसिस का मतलब ये कि थोड़ा सा जो हार्मोन बनता है उससे जो प्रोडक्ट बना, और जब जो इथिलीन बना नया वो फिर से उस के इट इंड्यूसेस मोर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथिलीन, तो इथिलीन बनता जाता है, ठीक है। इस तरह का इसमें होता है। तो फ्रूट की राइपनिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कभी कभी ओवर राइपनिंग भी हो सकती है इसकी वजह से, बहुत ज़्यादा अगर ये हार्मोन बनते हैं तो। टमाटर के अंदर राइपनिंग जो है वो एब्सिसिक एसिड के एकमुलेशन से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये राइपनिंग में बेसिकली ये सारे हार्मोन्स और ये सारे एक्शंस होते हैं जिसमें कि शुगर कन्वर्जन और ऑर्गेनिक एसिड फॉर्मेशन, कलर चेंज, ये सब होता है। फ्रूट राइपनिंग हमने स्टडी किया तो इसका एप्लीकेशन क्या है हमारे लिए। कुछ एक थोड़ी एप्लीकेशंस हैं फ्रूट में। एक तो चीज़ है कि यदि हमको ये पता चल जाता है कि कौन सा हार्मोन पॉलिनेशन स्टिमुलस को रिप्लेस कर सकता है, तो हम वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक हार्मोन को अप्लाई करके पार्थिनोकार्पी इंड्यूस कर सकते हैं, तो हमको सीडलेस फ्रूट्स मिल सकते हैं। एक ये चीज़ है। तो कुछ में ऑक्सिन होता है, कुछ में जिबरेलिन्स होते हैं। ये एक्सपेरिमेंटली करके देखते हैं कि कौन सा हार्मोन इफेक्टिव है, कौन सा केमिकल इफेक्टिव है, उससे हम कर सकते हैं। और दूसरा होता है हम आर्टिफिशियल राइपनिंग करते हैं। बहुत सारे खास करके आम के अंदर ही होता है, क्योंकि अलग अलग टाइम पे पेड़ पे झड़ते हैं, तो ये एक कच्चे थोड़ा सा आम निकाल लेते हैं एक स्टेज पर, ऐसे टमाटर को भी कच्चा निकाल लेते हैं और उसमें
इथोफॉस करके एक केमिकल है जो कि रिलीज़ करता है इथिलीन को, वो केमिकल देते हैं। जनरली ये हार्मोन्स, इस तरह का जो केमिकल होता है वो हार्मफुल होता है, तो यूज़ नहीं करना चाहिए, बट फार्मर्स और ये सब जो भी वेंडर्स होते हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं। तीसरा जो है कि फ्रूट ड्रॉप, आमतौर पर जब फ्लावरिंग होती है, पॉलिनेशन सब में अगर हो भी जाए सक्सेसफुल, पर फिर भी फ्रूट्स का जो है वो काफ़ी सारे झड़ जाते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कई बार 2,4-D इस तरह के ऑक्सीजन्स हम स्प्रे कर देते हैं, तो वो फ्रूट जो है वो झड़ता नहीं है। फ्रूट ड्रॉप जो है मेरे ख्याल से इसलिए होता है क्योंकि एब्सिसिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ जाए, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन रिलेटिवली कम हो जाए, तो आप अगर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन स्प्रे करके बढ़ा देते हैं तो फ्रूट ड्रॉप का रोक सकते हैं। देन जो राइपनिंग है उसकी रेट को कि भी सारे जो वो फ्रूट्स हैं वो एक साथ में मैच्योर हों, ऐसा नहीं हो कि 2 अभी हो रहे हैं, 10 अभी हो रहे हैं, 4 बाद में हो रहे हैं, ऐसे। तो यूनिफॉर्म राइपनिंग के लिए भी कई बार हम हार्मोन का या ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को कंट्रोल करके इसको भी हम देख सकते हैं कि सबका लगभग एक टाइम पर मैच्योरेशन हो फ्रूट राइपनिंग, ताकि फार्मर को फ्रूट्स वगैरह पिक करने में दिक्कत नहीं हो, कलेक्ट करने में परेशानी नहीं हो। ठीक है, तो ये फ्रूट राइपनिंग और फ्रूट का डेवलपमेंट के बारे में था। एक जो ये जो इमेज आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले का या उसके जस्ट बाद के आसपास का है, जिसमें कि मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है। यहाँ पर अगर हार्मोन्स का आप लेवल देखेंगे तो जिबरेलिन्स का काफ़ी अमाउंट है, साइटोकाइनेज बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसमें दिख रहा है आपको, इथिलीन बिल्कुल नहीं है, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये इसमें होता है। अभी ऑक्सीजन्स और जिबरेलिन्स आगे तक एक्सटेंड करते हैं, साइटोकाइनिन भी कुछ अमाउंट में रहता है जब फ्रूट का शेप और वेट बढ़ता है। ये अब देखिए ये स्टेज से अचानक से बहुत ज़्यादा साइज़ में इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। और थर्ड, ये सेकंड स्टेज ऑफ ग्रोथ है, फ्रूट ग्रोथ। और थर्ड स्टेज जो थी जिसमें राइपनिंग हुआ, कलर चेंज हुआ है, तो आप देखेंगे कलर के साथ में उसका एरोमा, उसका टेक्सचर, वो सब चेंज हो जाता है। और इस टाइम पे अगर आप देखते हैं तो ऑक्सीजन जिबरेलिन्स हैं प्लस इथिलीन काफ़ी अमाउंट में आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से हार्मोन का जो लेवल होता है वो भी एज़ पर डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ चेंज होता है।